हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा क्लास है वो किसके ऊपर है? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, या फिर हमें कहना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन आयनिक कंपाउंड के बारे में, या फिर हमें कहना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रिएक्शन देखा था। हमें कहना चाहिए हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी देखा था, किसका? नॉन मेटल का। जहाँ पे रिएक्शन किसके किसके बीच हो रहा था? नॉन मेटल का रिएक्शन हो रहा था नॉन मेटल के साथ। वहाँ पे हमने सब कुछ देखा था, किस तरह से कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहाँ पे देख रखा था। ये छोटा सा क्लास है, 15-20 मिनट का क्लास होगा, ज्यादा लंबा क्लास होने वाला नहीं है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। हेडिंग लगाना है, प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड को और क्या कहते हैं? नॉन आयनिक कंपाउंड कहते हैं। नॉन आयनिक नॉन आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। इसे हम लोग और क्या कहते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड भी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? सबसे पहले बात आता है कोवेलेंट कंपाउंड का, तो इसका हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर पूछे आपसे कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल का, तो भरा पड़ा है। आपका जो वाटर है एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह से बात कर लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का, एक कोवेलेंट कंपाउंड या फिर हमें कहना चाहिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं H2S का। इसके बाद बात कर लो पीएच थ्री का। इसके बाद बात कर लो NH3 का, ETC। ये सारे के सारे क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है, हमें कहना चाहिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। इन्हीं सब का हमें क्या करना है? प्रॉपर्टी को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमें ध्यान देना है, अगर रिएक्शन आपका हो रहा था मेटल और नॉन मेटल के बीच, तो जो आपका कंपाउंड बन रहा था उसे इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड कह रहे थे, उसे हम लोग आयनिक कंपाउंड कह रहे थे, उसे हम लोग पोलर कंपाउंड कह रहे थे। साथ ही साथ हमने आपको ये भी कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड होता है या फिर जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है वो किसका बना होता है? आयंस का बना होता है। किसका बना होता है? आयंस का बना होता है। लेकिन जब कोवेलेंट कंपाउंड होता है ये कभी आयंस का बना हुआ नहीं रह सकता है। सबसे पहला पॉइंट यही देखना है यहाँ पे, दे दे डू नॉट कंसिस्ट आयंस। ये अपने पास आयंस नहीं रखता है। डेट मीन्स डेट मीन्स डेट मीन्स डेट मीन्स दे डू नॉट मेड अप ऑफ आयंस। ये आयंस के बने हुए नहीं होते हैं। बात आता है कि बना हुआ रहता है किसका? ये बना रहता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल का। किसका बना होता है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल का। दे आर मेड अप ऑफ दे आर मेड अप ऑफ और कंसिस्ट ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ये अपने पास क्या रखता है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल रखता है। एक बार फिर से, जो आपका आयनिक कंपाउंड था वो किसका बना था? आयंस के बने हुए थे। लेकिन जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो आयंस का बना हुआ नहीं रहता है। वही पहला पॉइंट लिखें, दे डू नॉट कंसिस्ट आयंस, मतलब वो अपने पास आयंस नहीं रखता है। इसका मतलब क्या है? दे डोंट मेड अप ऑफ आयन, मतलब वो आयंस का बना हुआ नहीं रहता है। तो बात आता है कि बना किसका रहता है? वो बना होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल। किसका बना होता है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल का। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान देना है, जो आपका आयनिक कंपाउंड होता था वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता था। किसके अंदर? वाटर के अंदर सोल्यूबल होता था, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्यूबल होता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होता है। कैसा होता है? इनसॉल्यूबल होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है। बट दे आर सोल्यूबल इन, लेकिन वो कहाँ घुलेगा? बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसके अंदर घूमेगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है। सच है, किसके अंदर घुलेगा?
जैसे बात कर लो तुम बेंजीन का, बेंजीन का C6H6, ठीक है। आप बात कर लीजिए एल्कोहल का, आप बात कर लीजिए एल्कोहल का, आप बात कर लो ईथर का, आप बात कर लो कार्बन टेट्राक्लोराइड का, आप बात कर लो एसीटोन का, ETC। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। कैसे सॉल्वेंट होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, जो आपका कोवलेंट कंपाउंड होता है वो क्या होता है, घुल जाता है। क्या हो जाता है? घुल जाता है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं ना? आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जो आपका आयनिक कंपाउंड था उसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट था? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट था? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। या फिर कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट था? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है। इसी कारण से ज्यादातर आपका जो आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी वेरी हाई होता है। एक बार फिर से, जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है, जो आपका आयनिक कंपाउंड रहता है उसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड रहेगा बच्चों? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है वो अपने आप में काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है। इस कारण से मैक्सिमम ज्यादातर आपका जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। लेकिन जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो आपका कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जो आपका नॉन आयनिक बॉन्ड होता है, जो आपका नॉन पोलर बॉन्ड होता है, वो अपने आप में एक वीक बॉन्ड होता है, एक कमजोर बॉन्ड होता है। इस कारण से जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। और क्योंकि आपका कोवेलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, इसीलिए मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। किसमें एग्जिस्ट करता है? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? साथ ही साथ इसी कारण से मैक्सिमम आपका कोवेलेंट कंपाउंड लिक्विड वाले स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। आपसे पूछेगा कि ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड गैसियस और लिक्विड फेज में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड है। इसी कारण से कोवेलेंट कंपाउंड कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड वाले स्टेट में और फिर गैस वाले स्टेट में। लिखिएगा। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड contains 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 कोवेलेंट बॉन्ड या फिर नॉन आयनिक बॉन्ड या फिर नॉन पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड। एंड these bonds these bonds are a weak bond। कैसा बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड होता है। these bonds are weak bond and these bonds are weak bond and hence and hence and hence maximum covalent compound exist in liquid and gaseous state, liquid and gaseous state। And due to presence of weak bond and due to presence of weak bond due to presence of weak bond and due to presence of weak bond and due to presence of weak bond their melting point, their melting point and boiling point is also low, is also low। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? एक वीक बॉन्ड होता है। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, इसीलिए मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड वाले स्टेट में और फिर गैस वाले स्टेट में। और क्योंकि आपका कोवेलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, इसी कारण से जितना भी कोवेलेंट कंपाउंड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है। ये आपका 3 प्रॉपर्टी था, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं।
इतना सारा चीज पढ़ने के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है या फिर आयनिक बॉन्ड, क्या बताइएगा? स्ट्रॉन्गर कौन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड को और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड को और क्या कहते हैं? पोलर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक नोट पॉइंट, अगर आपको लिख के दे दीजिए आयनिक बॉन्ड, इसी को और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसी को और क्या कहते हैं? पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड। इधर लिख के दे दीजिए नॉन आयनिक बॉन्ड, इधर लिख के दे दीजिए कोवेलेंट बॉन्ड, इधर लिख के दे दीजिए नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड। पूछे इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होता है? जाहिर सी बात है जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। किसके तुलना में? कोवेलेंट बॉन्ड के तुलना में। नोट करिएगा, आगे चलते हैं। मिटा दिया जाए, चलो। चलिए चौथा, अब सभी लोग देख रहे थे कि जितना भी आपका आयनिक कंपाउंड था वो सभी के सभी गुड कंडक्टर ऑफ करंट की तरह क्या कर रहा था? बिहेव कर रहा था। लेकिन कब? जब वो मोल्टेन स्टेट में रहता था, पिघला हुआ स्टेट में रहता था तब, या फिर अगर उसे पानी के अंदर डिजोल्व कर दे रहे थे तब। कोई सा भी आयनिक कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में कभी भी करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर देखना है कोवेलेंट कंपाउंड का क्या स्थिति है, ठीक है? सबसे पहला चीज समझिएगा, जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड इज अ बैड कंडक्टर, कोवेलेंट कंपाउंड इज अ बैड कंडक्टर और वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ, वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड कैसा होता है? एक बहुत बैड कंडक्टर होता है, फिर वेरी पुअर कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ये पहला पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन कई बार हमारे माइंड में ख्यालात आता है HCl वगैरह के बारे में। किसके बारे में? HCl वगैरह के बारे में, कि HCl जो है वो आपका एक एसिड है और वो लिक्विड स्टेट में, इसीलिए वो करंट को क्या कर देगा? कंडक्ट कर देगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। sometime our mind can think that HCl is an acid and they are in liquid state. HCl is an acid and they are in liquid state, and hence and hence and hence they conduct the current, and hence they conduct the current, and hence they conduct the current। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा सोच आ सकता है कि जो हमारा HCl है, HCl क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वो एक एसिड है और वो लिक्विड वाले स्टेट में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो करंट को क्या कर देगा? कंडक्ट कर देगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो 100% प्योर HCl होता है लिक्विड वाले स्टेट में भी, वो करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है? बट it is experimentally observed that 100% प्योर, 100% तो कुछ होता ही नहीं है, काफी हद तक प्योर ऐसे लिख सकते 99.99% प्योर HCl, but it is experimentally observed that 99.99% pure HCl
which is in liquid state behaves as a bad conductor of electricity. That means they are not able to conduct the current. मतलब वो अपने से होकर के करंट को जाने नहीं दे सकता है, अपने से होकर के कभी भी करंट को पास होने नहीं दे सकता है। कौन? 99.99% तक प्योर HCl जो कि लिक्विड के फॉर्म में, वो भी 99.99% का मतलब समझ लेना 100% ठीक है। अब देखो HCl के बारे में थोड़ा सा और कहानी बताते हैं। जो आपका HCl है ना, वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड वाले में भी, लिक्विड वाले में भी और गैस वाले में भी, ठीक है। नाउ जो आपका HCl है, HCl exist in all three state of matter, मतलब सबसे पहला हमारे पास गैसियस HCl भी होगा। क्या होगा? गैसियस HCl भी होगा। इसके बाद हमारे पास लिक्विड वाला HCl भी होगा। इसके बाद हमारे पास और क्या होगा? सॉलिड वाला HCl भी होगा। ऊपर लिखते हैं सॉलिड ना, नीचे लिखते हैं गैसेस वाला। गैसेस HCl देखो समझना, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो आपका सॉलिड HCl है, इसके अंदर किसी तरह कोई फ्री आयंस, या हमें कहना चाहिए मोबाइल आयंस वैसे आयंस को कहा जाता है जो इधर उधर रैंडम मोशन कर रहा हो, ठीक है। तो देखा गया कि जो आपका HCl सॉलिड स्टेट में है, इसके अंदर किसी तरह कोई फ्री आयंस, मोबाइल आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था। इसीलिए सॉलिड HCl किसकी तरह बिहेव किया? बैड कंडक्टर की तरह। किसकी तरह? बैड कंडक्टर की तरह। They do not have any free ions or mobile ions or any free electron and hence they behave as a bad conductor of current। ये किसकी तरह बिहेव करता है? बैड कंडक्टर ऑफ करंट की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। पूछेगा सॉलिड HCl करंट को कंडक्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो सॉलिड HCl होता है, इसके अंदर कोई फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होता है, कोई मोबाइल आयंस प्रेजेंट नहीं होता है, किसी तरह कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, और इसी कारण से वो किसकी तरह बिहेव करता है? बैड कंडक्टर ऑफ करंट की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। बात कर लेते हैं लिक्विड वाले HCl का। यहाँ पर भी देखा गया कि जो 100% प्योर HCl है लिक्विड वाले स्टेट में, उसके पास भी किसी तरह कोई फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है, कोई मोबाइल आयंस प्रेजेंट नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए वो भी किसकी तरह बिहेव करता है? बैड कंडक्टर ऑफ करंट की तरह। किसकी तरह? बैड कंडक्टर ऑफ करंट की तरह। They also do not have any free ions या फिर कह सकते हैं मोबाइल आयंस, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन and hence they behave as a बैड कंडक्टर ऑफ करंट। ये किसकी तरह बिहेव करता है? बैड कंडक्टर ऑफ करंट की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। इसके बाद कहानी आता है गैसियस HCl का। किसका आता है? गैसियस HCl का। देखो गैसियस HCl कहानी ऊपर लिखते हैं। देखा गया कि जो आपका गैसियस HCl है, इसके पास भी किसी तरह कोई फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं था, इसके पास भी किसी तरह कोई मोबाइल आयंस प्रेजेंट नहीं था, मतलब इधर उधर रैंडम मोशन करने वाला कोई आयंस प्रेजेंट नहीं था।
इसके पास भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था। इसी कारण से जो आपका गैसियस HCl था वो भी बैड कंडक्टर ऑफ करंट की तरह क्या किया, बिहेव किया। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड HCl में हम किसका बात कर रहे हैं, प्योर की। किसका बात कर रहे हैं, प्योर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्योर लिक्विड HCl का। कितना परसेंट तक प्योर, 99.99% तक प्योर HCl की यहाँ पे बात किया जा रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं गैसियस HCl का। किसका बात कर लेते हैं, गैसियस HCl का। गैसियस HCl have also no any free electron ions or mobile ions, and hence they behave as a bad conductor of current, and hence they behave as a bad conductor of current। जो आपका गैसियस HCl होता है इसके पास भी किसी तरह कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, कोई मोबाइल आयंस प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, बैड कंडक्टर ऑफ करंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। यहां तक नोट कर लो, आगे चलते हैं। हो गया, चलिए। चलिए आगे चलते हैं। बात आता है कि जो आपका HCl है क्या वो कभी करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन आता है, इज HCl नेवर कंडक्ट द करंट। क्या HCl कभी भी करंट को कंडक्ट करने वाला नहीं है। ऐसा बात नहीं कि HCl कभी करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। HCl भी करंट को कंडक्ट करेगा। कब, अगर वो पानी के अंदर चला जाएगा तब। नो, HCl कैन conduct the current in aqueous medium, or in water medium। जो आपका HCl है वो करंट को कंडक्ट करेगा कौन से मीडियम में, एक्वस वाले मीडियम में, पानी वाले मीडियम में, या फिर सिंपल कर सकते हैं वाटर वाला मीडियम में। एक्वस मीडियम का मतलब पानी वाला मीडियम, उसी को और क्या कर सकते हैं, वाटर मीडियम भी कर सकते हैं। एक्चुअली इन एक्वस मीडियम they dissociate into ions। एक्वस मीडियम वो किसमें टूट जाता है, आयंस के अंदर टूट जाता है। जैसे बात कर लेते हैं HCl, क्या करते हैं HCl, इसको हमने डाल दिया एक्वस मीडियम में। कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में। तो यहाँ पे फाइनली किसका फॉर्मेशन होगा, H+ का फॉर्मेशन होगा और Cl- का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता था, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता था। जो आपका HCl है उसे पानी में डाल दिया गया और किसका फॉर्मेशन करेगा, H+ और Cl- का।
सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे H+ का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली यहाँ पे होता है क्या, जो आपका H+ है ये वाटर के साथ मिलता है। किसके साथ? वाटर के साथ मिलता है। फाइनली किसका फॉर्मेशन करता है? H3O+ का। किसका फॉर्मेशन करता है? H3O+ का। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। और ये आपका क्या है? क्लोराइड आयंस। ये आपका क्या है? क्लोराइड आयंस है। अब बताओ, जब पानी के अंदर चला गया तो इसके पास आयंस आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब एक बार पानी में जाने के बाद जब HCl तुम्हारा डिसोसिएट कर जाएगा, इसके पास क्या आ जाएगा? फ्री आयंस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? फ्री आयंस आएंगे। मोबाइल आयंस आएगा, तब जाके किसको कंडक्ट कर पाएगा? करंट को कंडक्ट कर पाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना। नाउ after dissociation in water of HCl ions या फिर इसी को फ्री आयंस या फिर इसी को कहो मोबाइल आयंस या फिर इसी को मोबाइल आयंस is produces and hence they behave as a good conductor of electricity। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब अब HCl किसकी तरह बिहेव करेगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करेगा। That means now HCl behave as a गुड कंडक्टर। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्या करना है? हमेशा अपने पास रखना है। इसी के अकॉर्डिंग जो आपके अर्हेनियस साहब थे, उन्होंने एसिड को डिफाइन किया था। किसको डिफाइन किया था? एसिड को डिफाइन किया था। अर्हेनियस ने भी क्या कहा था? दुनिया का कोई वैसा केमिकल स्पेसिस अगर वाटर के अंदर जाने के बाद H+ आयंस का फॉर्मेशन करे, किसका फॉर्मेशन करे? H+ आयंस का फॉर्मेशन करे, तो वो तुम्हारा क्या होगा? एक एसिड होगा। क्या होगा? एक एसिड होगा। According to this reaction or dissociation Arrhenius defines the acid. According to Arrhenius, if any chemical species dissociated in water and produce H+ ions, then that chemical species will be an acid। तब वो केमिकल स्पेसिस क्या होगा? एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह से और भी एग्जांपल देख सकते हैं। आप ले लो H2SO4, कौन से मीडियम में? एक्वस मीडियम में। ये टूट जाएगा, खुद को तोड़ेगा H+ के फॉर्म में
और किस में 2 लगेगा, SO4 - 2 के फॉर्म में। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसलिए यहाँ पे कितना H+ निकलेगा, 2H+ निकलेगा। इसी तरह से बात कर लो HNO3 का, किसका बात कर लो, HNO3 का। एक्वस मीडियम में जाएगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, H+ का फॉर्मेशन करेगा, और NO3- का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ETC। ये था आपका पूरा का पूरा आज का छोटा सा क्लास। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। लेकिन जाते जाते एक चीज और आप लोग को बताना चाहते हैं, क्या सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड वाटर के अंदर जाने के बाद डिसोसिएट करेगा, नहीं। सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड वाटर के अंदर जाने के बाद डिसोसिएट नहीं करता है। इसीलिए एक बार फिर से, ज्यादातर आपका कोवेलेंट कंपाउंड कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ करंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन कुछ कोवेलेंट कंपाउंड वाटर के अंदर जाने के बाद डिसोसिएट कर जाता है और फाइनली वो करंट को कंडक्ट करने लग जाता है। चलो इसको भी लिख देते हैं। But all covalent compound do not dissociated into ions. But all covalent compound do not dissociated into ions. But all covalent compound do not dissociated into ions, and hence maximum covalent compound behaves as a bad conductor of current। किसकी तरह बिहेव करता है, बैड कंडक्टर ऑफ करंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। only few covalent compound dissociated in form of ions, and they behaves as a good conductor of इलेक्ट्रिसिटी और करंट। इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो केमिकल प्रॉपर्टी था मेटल का, जो आपका केमिकल प्रॉपर्टी था नॉन मेटल का, वो खत्म हो गया। साथ ही साथ हम लोगों ने और भी क्या खत्म किया, केमिकल प्रॉपर्टी, या फिर सिंपल कहना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। आज का जो हमारा क्लास था, इस क्लास के अंदर हमने पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो हमने खत्म कर लिया। और पिछले क्लास में हमने क्या खत्म किया था, प्रॉपर्टी ऑफ, या हमें कहना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अगले क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अकरेंस ऑफ मेटल या फिर मेटलर्जी के नाम से उसे जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।